पता करना है क्लास किस दिन ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, तो गुणसूत्र जो होगा ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी संख्या कितनी होगी, इसको हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, ये गुणसूत्र क्या है, तो एक बात मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण होता है, लड़का होगा या लड़की होगा, मतलब बच्चा या बच्ची कह सकते हो सीधा सीधा, वो कैसे जन्म लेगा उस पर कोई निर्धारण करता है। उसका निर्धारण जो शरीर में करता है वो गुणसूत्र ही करता है। कौन सी करता है? गुणसूत्र करता है। एक तरह से कह सकते हो लिंग निर्धारण वो कौन सी करता है? लिंग निर्धारण कौन सी करता है? तो वो गुणसूत्र करता है। ये गुणसूत्र है कहाँ? ये गुणसूत्र सबसे पहले क्या चीज है, किस चीज का बना हुआ है, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्या अन्य चीजों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक, तो गुणसूत्र सबसे पहले जान लो। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है? सबसे पहले तो गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रिका में, केंद्रक में। सीधा सीधा बात करेंगे तो केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में एक द्रव होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक में एक द्रव होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक द्रव में जो होता है ना, ये धागे जैसी एक रचना होती है। धागे जैसी एक रचना होती है। किसमें? केंद्रक द्रव में एक धागे जैसी रचना होती है। क्या होती है? एक धागे जैसी रचना होती है, जो क्रोमोटीन की बनी होती है। फिर से एक बार में समझना क्या होता है, कहाँ से आया। एक होता है सबसे पहले केंद्रक, जीव द्रव। कोशिका देखा, कोशिका के अंदर जीव द्रव देखा, जीव द्रव के अंदर क्या मिला? जीव द्रव के अंदर मिला केंद्रक, और केंद्रक के अंदर मिला केंद्रक द्रव। क्या मिला? केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव में ही एक धागे नुमा रचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक धागे नुमा रचना पाई जाती है। वो धागे नुमा रचना जो होती है किसकी बनी होती है? क्रोमोटीन की बनी होती है। क्रोमोटीन एक पदार्थ है, क्रोमोटीन की बनी होती है। यही क्रोमोटीन के धागा, यही क्रोमोटीन के जो धागे हैं, क्रोमोटीन के धागा जो है, जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका जब 1 से 2 होने वाला है, चाहे जिस समय हो, चाहे वो वृद्धि कर रहा हो, टूटते वक्त हो रहा हो, मरते वक्त हो रहा हो, उससे मतलब नहीं। जिस समय वो धागा जिस समय कोशिका वो क्या होते रहता है, विभाजित होने वाला होता है, उस समय यह धागा जो होता है, वह क्रोमोटीन का धागा जो होता है, जो कहाँ होता है, जो कहाँ होता है? केंद्रक द्रव में। वो संकुचित होकर के एक तरह से कुचा करके कह सकते हो, सीधा सीधा सरल भाषा में कुचा करके क्या बन जाता है? संकुचित होकर के छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं। छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है गुणसूत्र। उसको कहा जाता है कौन सी? गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? एक बार फिर से सुनना, गुणसूत्र कहते किसको? तो सबसे पहले हो गया कोशिका। कोशिका के अंदर हुआ जीव द्रव, जीव द्रव में एक रचना हुआ जिसको बोलते हैं केंद्रक, और केंद्रक के अंदर एक द्रव पाया जाता है, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव में एक रचना पाई जाती है जिसको एक धागे समान रचना होती है, धागे समान रचना होती है, जो क्रोमोटीन। क्रोमोटीन एक पदार्थ है, क्रोमोटीन के वे धागे। तो मतलब यह हुआ कि क्रोमोटीन का बना हुआ है वो धागा, तो क्रोमोटीन के वे धागे। इतना तो बात समझ में आ गया। क्रोमोटीन का सीधा सीधा सरल बातों में याद रखो तो एगो धागा पाया जाता है, उस धागा को क्रोमोटीन का धागा बोलते हैं, क्योंकि वो उसी पर उसका नाम निर्धारित है। क्रोमोटीन का धागा एक पदार्थ है। ठीक, तो वो धागा आगे चल करके जिस समय कोशिका विभाजन होने वाला होता है, जिस समय कोशिका का विभाजन होने वाला होता है, मतलब सेल का डिवीजन होने वाला होता है, उस समय वो धागा जो होता है संकुचित होकर के, क्या होकर के? संकुचित होकर के, एक तरह से कुचित होकर के, एक तरह से टूट तो नहीं कहेंगे, पतले पतले कह सकते हो एक तरह से, या छोटे छोटे धागों के रूप में हो जाता है।
कोई भी चीज टूटेगा तो क्या होगा, वो धागा कमजोर होगा। पहले धागा एक तरह से मजबूत था, धीरे से वो कमजोर हो गया, तो कमजोर हुआ तो वो धागा छोटा छोटा हो गया, एक तरह से पतला धागा हो गया। उसी पतला धागा को, उसी क्रोमोटिन के पतले धागे को उस समय क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। बात पकड़ में आ गया। उसी क्रोमोटिन के धागे को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र का। एक बार फिर से अंतिम रूप से देख लेना। कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर जीव द्रव हो गया, जीव द्रव के अंदर केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव हो गया, और केंद्रक द्रव में एक रचना पाई जाती है जो क्रोमोटिन के धागे बोलते हैं। किसकी धागे है, क्रोमोटिन के धागे के समान एक रचना होती है। ये धागा आगे चल करके जिस समय कोशिका विभाजित हो रहा होगा उस समय ये भी तो पतला होगा, धागा भी तो पतला होगा ये क्रोमोटिन का। ये धागा भी उस समय जो पतला हो जाता है उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणसूत्र। बात स्पष्ट में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं जो अनुवांशिक इकाई कहलाते हैं। पहले ही देखा, अनुवांशिक पदार्थों का जो, अनुवांशिक गुणों का जो वाहक होता है वो होता है डीएनए। भाई पिता का गुण बेटे में जा रहा है, उसका एकदम सब फिगर मिल रहा है एक तरह से कह सकते हो, तो उसमें कौन मदद करता है, एक फोटो फ्रेम जो तैयार करता है, डीएनए। तो डीएनए जिस पर क्रिया करता है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए का जो इकाई होगा, डीएनए जिससे बना होगा या उसका पूरा यूनिट जो होगा वो होता है जीन। जीन मतलब भूत पिचास नहीं, जीन मतलब वो अली बाबा वो जो तुम लोग देखा होगा बोतल में, उस जीन की नहीं बात कर रहे हम। बायोलॉजी में जीन की बात करें, जीन बोलते हैं किसको, तो डीएनए का क्रियात्मक खंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। बात पकड़ में आ गया। डीएनए जिस पर कार्य करेगा, जिससे मिलकर कह सकते हो, जो जिसकी उसकी जो इकाई है, उसका जो यूनिट है उसको बोलेंगे जीन बोलेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल दिया था कि प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं, अनुवांशिक इकाई का है। तो ठीक है, गुणसूत्र में भी क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। ठीक है, यही बेहद जरूरी है लिंग निर्धारण में कह सकते हो, कहीं ना कहीं बड़ा योगदान इसी का है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र डीएनए, आरएनए व हिस्टोन के बने होते हैं। अब गुणसूत्र किससे बना होता है, तो गुणसूत्र तो बना, तो किससे बना, किस चीज से है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र किससे किससे तो मिलकर जरूर बना होगा। तो ये तो पहली बात है कि वो डीएनए का बना होता है, उसके बाद आरएनए का बना होता है। ठीक, अब हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के ये सब बना होता है। कौन सी, गुणसूत्र डीएनए का, आरएनए का और हिस्टोन प्रोटीन के से मिलकर के बना होता है। कौन सी बना होता है, गुणसूत्र बना होता है। कौन सी बना होता है, गुणसूत्र। आगे पढ़ेंगे। खोज, तो खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। किसने खोज किया था, बर्गर ने, स्ट्रासबर्गर। भाई बर्गर मतलब नाम है उसका, खाने पीने वाला चीज मत समझ आना, क्या है उसका नाम है, स्ट्रासबर्गर। बाहरी आदमी जो विदेशी नाम है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, कैसे होता है, देखना थोड़ा बहुत तब पता चलेगा। क्या नहीं देखा है कभी, क्रिकेट देखा है कभी, नहीं देखा है, देखा है ना, उसका नाम देखना, अंग्रेज वाला सबका नाम कैसा कैसा होता है तो पता चलेगा। ठीक, तो खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने एवं नामांकन किया था। इसका नाम भी देखो कैसा कैसा नाम है, वाल्डेयर ने। तो ये सब विदेशी है, भारत का नहीं है, भारत का नहीं है जो नाम रखेगा भारत के जैसा ना, सोनू, मोनू, चुन्नू, मुन्नू, ऐसा नहीं होता है। क्या, हाँ चलिए। इसके बाद क्या कह रहा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसका एक संख्या निर्धारण, इसका एक संख्या निर्धारित है। मनुष्य में कितना होता है, आलू में कितना होता है, गाय भैंस बकरी में कितना होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक वही है, कितना होता है। तो अभी सीधा सीधा जानना कि आदमी में जो होता है, मनुष्य में जो होता है वो कितना होता है, 46 होता है। मतलब मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46, लड़का में लड़की में सब में कितना कितना होता है, 46। 46 कहेंगे तो पूरा संख्या हो गया, यदि जोड़ा में कहेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ा में कितना होता है, 2, दर्जन में कितना होता है, दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। कुछ कुछ ये माप का इकाई है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, कभी कभी फंस जाता है विद्यार्थी, तो वो चीज को ध्यान रखना। ठीक, चलिए। तो जोड़ा में समझ गया कितना, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा यानी 46। अब एक गहरी बात समझना, एक नर और मादा में 22 जोड़े समान,
अब ये बात समझना, 22 जोड़ा, कितना बोले अभी, कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता, कितना है? 23 जोड़ा। नर और मादा दोनों में कितना होता है? 23 जोड़ा। मतलब नर को भी खड़ा करेगा, एक लड़का को भी खड़ा करेगा तो उसके शरीर में कितना क्रोमोसोम मिलेगा? 23 जोड़ा। और कोई गर्ल्स है, लड़की है, उसको खड़ा करेगा तो उसके शरीर में कितना गुणसूत्र मिलेगा? कितना गुणसूत्र मिलेगा? 23 जोड़ा। लेकिन एक अहम बात है जो हम पहले भी शुरुआत में ही बताए थे, जो लड़का जन्म लेता है, लड़की जन्म लेती है, तो उसमें भाग कौन सा लेता है, वो क्या होता है, इस पे हम आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, तो इसमें होता क्या है, लगभग 22 जोड़ा, लगभग ने एग्जैक्ट जान लो, 22 जोड़ा समान होता है। जितना तुम्हारा 22 जोड़ा होगा उतना ही एक तरह से गर्ल्स का भी, लड़की का भी होगा। जितना तुम्हारा है उतना एक लड़की का भी होगा। यदि 22 जोड़ा, 22 ठो तुम्हारा और 22 ठो उसका, कितना? 22 ठो तुम्हारा, मतलब इसको कह सकते हैं हम नर, नर, और इसको कह सकते हैं मादा। अब घबराना मत, नर मादा क्या होता है? नर यानी मेल, मेल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेल, मेल यानी पुरुष, मेल यानी पुरुष। और ये हो गया मादा, मादा यानी फीमेल, क्या हो गया? फीमेल। क्या होता है? फीमेल। आप समझना, नर का भी 22 जोड़ा और फीमेल का भी 22 जोड़ा, मतलब मेल का और फीमेल का, स्त्री का और पुरुष का, दोनों का जो होता है 22 जोड़ा, दोनों का समान होता है। 22 जोड़ा दोनों का समान होता है, एक जैसा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 जोड़ा नर का और कितना? मादा का, दोनों का समान होगा। लेकिन अंत में जो होता है 23वां जोड़ा, एक जोड़ा अभी पूरा नहीं हुआ, 22 दूनी 44 है ना हुआ, अभी भी रह गया। कितना कहा था तुम? खाली एक गो में कहा था, एक गो की बात कर रहे हैं हम, तो एक गो आदमी में खाली कितना होगा, तो वही तो पता करना है हमको, एक आदमी में कितना। तो 22 जो, हाँ, एगो आदमी में 23 जोड़ा, एगो महिला में कितना जोड़ा? महिलाओं में भी 23 जोड़ा, दोनों में 23 जोड़ा, दोनों में 23 जोड़ा। लेकिन अभी जो बता रहे हैं कुछ अलग बता रहे हैं। अलग क्या बता रहे हैं समझना, 22 तक समाने है, लेकिन जब 23वां जोड़ा होगा, अभी कितना को बाकी रह गया? जब 22 दूनी 44 हो गया, कितना बच गया? 2 जोड़ा बच गया, मतलब 4 गो बच गया। 22 दूनी 44, 44 सॉरी नहीं, एक जोड़ा बचा है। एक जोड़ा बचा है। कितना बचा है? एक जोड़ा, मतलब 2 गो इसका बच गया, सीधा सीधा कहेंगे, एक जोड़ा इसका बाकी है। नर का अभी 22 हो गया, 22 हो गया ना, एक जोड़ा और चाहिए इसको, एक जोड़ा की बात कर रहे हैं, एक जोड़ा की बात कर रहे हैं। तो 22 ये हो गया, एक जोड़ा मिलके 2 और हो गया, है ना, हो गया। तो 22 जोड़ा और 2, एक जोड़ा में 2 गो होता है, तो 22 जोड़ा और एक के जोड़ा बोलेंगे ना, एक जोड़ा, जोड़ा हम तो एक लिखेंगे, हो गया 23। ये 22 ठो है, तो 22 जोड़ा में मतलब 44 ठो है, 22 जोड़ा में है तो मतलब 44 ठो है, और एक जोड़ा अभी भी बाकी है। तो 22 जोड़ा और एक कितना हो गया? 23 जोड़ा। 22 जोड़ा और एक 23 जोड़ा, और इसका भी वही होगा 22 जोड़ा सेम। अंतिम रूप से क्या जाना, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना। अंतिम में जो होता है 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा, कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा। यदि तुम नर है, यदि तुम कह सकते हो पुरुष है, तो पुरुष का जो होगा ना, पुरुष का जो होगा, कौन सी? पुरुष के में जो नाम दिया गया है, किसका? क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का, पुरुष को कहा गया है एक्स और वाई। अंग्रेजी का 2 अक्षर लिया नामांकन के लिए, और कुछ भी ले सकता था, लेकिन नामांकन के लिए गुणसूत्र में कहा है पुरुष का जो अंतिम जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, वो होता है एक्स वाई। क्या होता है? एक्स वाई। किसका? पुरुष का। पुरुष का जो अंतिम जोड़ा होता है वो होता है एक्स वाई। कौन सा जोड़ा? 22वां कि 23वां? 22वां कि 23वां? तो 22 तक क्या होता है? 22 तक क्या होता है? 22 तक दोनों का समान होता है, जो भी हो, चाहे ए लिया होगा तो सबका ए हुआ होगा, लेकिन 23वां जोड़ा जो पुरुष का होगा क्या होगा? एक्स वाई होगा। 23वां जोड़ा जो होगा पुरुष का एक्स। अब तुम्हारे सामने एक प्रश्न और उठ रहा है, जब पुरुष का एक्स वाई हुआ तो फिर महिला का क्या होगा? महिला का क्या होगा? महिला का क्या होगा? लड़की में क्या होगा? क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं एक्स। खाली क्या बोलते हैं? एक्स। आप बात क्लियर हो गया?
23वां जोड़ा पुरुष का XY कहलाता है और महिला का XX कहलाता है। क्या कहलाता है? XX। फिर से सुनना, पुरुष का XY और महिला का XX। तो महिला में खाली होता है 23वां, XX कहलाता नहीं, उसको नाम दिया गया, और भी कुछ नाम दिया जा सकता था इसका, लेकिन उसको नाम दिया गया वही। ठीक, ध्यान रखना, महिला का XX और पुरुष का कहा जाता है XY। यही डिपेंड करता है, एक बच्चे का जो जन्म होगा वो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा, उसका निर्धारण वही करता है। तो उसके निर्धारण में जो होता है ना, महिला का योगदान नहीं है। लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी, इसमें महिला का कोई योगदान नहीं है। इसमें महिला, इसमें कहीं कतई कोई दोषी नहीं है। दोषी का मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो, महिला चाहे लड़का जन्म लेगा लड़की जन्म लेगा, इसमें महिला का कतई कोई दोष नहीं है। सामाजिक स्तर पे बात करेंगे तो महिला का कोई दोष, कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है महिला में कोई प्रॉब्लम है। यदि लड़का नहीं लड़की पैदा हो रही तो उसमें महिला का कोई भी दोष नहीं है। आप समझ गया? तुम लोग समझ गया ना? हाँ, तुम लोग ये गलती मत करना, ठीक है? तुम लोग ये गलती बिल्कुल मत करना। ग्रामीण समाज में ऐसा समस्या देखने को मिलता है, कभी कभी लड़की पैदा हो रही है तो फिर दंगैया चालू हो जाता है, महिला ही इसमें जिम्मेवार समझा जाता है, चोट मारता है खूब। हाँ, मैंने कईयों को देखा है, गाँव में यही हो रहा है। तो उसमें महिला कहीं भी जिम्मेवार नहीं है। महिला उसमें कहीं भी 1% कह रहे हो जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार कौन है? तो उसका जिम्मेवार कौन है? पुरुष जिम्मेवार। क्यों पुरुष जिम्मेवार है? क्योंकि पुरुष में दोनों है, पुरुष में X भी है और पुरुष में Y भी है। अब समझना बात को। तो अंतिम में जो लिंग निर्धारण होगा, अभी क्या बोले, इसका मान के चलो पुरुष का ले लिया X, पुरुष का X मिल गया जाकर के, पुरुष का X मिल गया, इसका अभी X मिल गया, क्या पैदा हो गया बताइए? पुरुष का X मिल गया, पुरुष का X मिल गया, एक ठो मिलेगा, अंतिम में एक दुए ठो होगा, बढ़ेगा नहीं। दोनों बढ़ेगा तो खाली धरती पे गुणसूत्रे होता, धरती पे ना खाली गुणसूत्रे होता और कुछ नहीं होता। जब दोनों मिल जाता तो आगे संख्या बढ़ते जाता, 2 2 4, फिर 4 4 8 8 8 16 16 16 32। आगे तुम लोग पढ़ोगे सर जी ने ऐसा क्यों कहा है, थोड़ा दिमाग खुलेगा आगे चलते। तो यहाँ समझना, इसका कितना मिलता है X और इसका कितना मिलता है, कौन सी मिल गया? मान के चलो पुरुष का मिल गया X और महिला का तो X ही है, ये महिला में तो दूसरा कुछ है ये नहीं, XX हो गया। कौन सी हो गया बोलो? XX किसका होता है? अब अगले बच्चे का जन्म देख रहे हो ना तुम, इसका हो गया XY, उसका हो गया XX। अब बताओ हमको भाई, तुम बताओ XX किसका हुआ? महिला। अरे तुम मान के चलो पापा है, मान के चलो तुम्हारी कोई वाइफ है, ऐसा सोचो, सपोज करो तुम, ठीक है? तो तुम मम्मी पापा बन गया, तो तुम्हारा जो आने वाला जनरेशन है वो बच्चे होंगे, तुम्हारे शरीर में XY और तुम्हारा जो वाइफ है उसके शरीर में XX। तो अब तुम्हारे से जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो उसमें क्या होगा? XX होगा। मान के चलो तुम्हारा X मिलेगा, X यदि मिला उससे तो हो गया कौन सी? XX कौन सी का? अब तुम बताओ। तो वो बच्चे जो जन्म लिया, कौन सी बच्चा जन्म लिया? लड़का का लड़की? वो बच्चा हो गया लड़की। बात पकड़ में आ गया? बच्चा क्या हो गया? वो लड़की हो गया। कौन सी हो गया? वो लड़की हो गया। और यदि तुम्हारा इस बार X नहीं भाग लिया, तुम्हारा मान के चलो Y भाग लिया, क्रोमोसोम की बात करें, तुम्हारा Y क्रोमोसोम भाग लिया और उसका X क्रोमोसोम भाग लिया, इस बार कौन सी पैदा होगा? इस बार लड़का पैदा होगा। क्या तुम बड़ा नहीं होगा? तुम बड़ा नहीं, क्या सब बड़ा होगा एक दिन, ठीक है? तो समझ गया बात को? पूरी तरह से समझ गया? हाँ, कैसे होता है? फिर मैं एक बार अंतिम रूप से लिंग निर्धारण की बात को बता देता हूँ। एक पुरुष में होगा सब समान होगा, महिला में भी समान होगा। 22 जोड़ा तक क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? 22 जोड़ा तक क्रोमोसोम क्या होगा? समान होगा। क्रोमोटिन क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ, वो तुमने देख लिया। एक क्रोमोटिन धागे जैसी रचना होती है। वो क्रोमोटिन धागे की रचना कहाँ होती है? तो केंद्रक में होती है। कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। कोशिका विभाजन के समय यह छोटे छोटे रूपों में बदल जाती है, पतली हो जाती है, संकुचित होकर के यह गुणसूत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गुणसूत्र का निर्माण करती है। और गुणसूत्र जान गया? तो गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में 46 होता है। मनुष्य कह रहे हैं तो स्त्री पुरुष दोनों कह रहे हैं।
मनुष्य कह रहे हैं तो स्त्री पुरुष दोनों कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्त्री पुरुष दोनों कह रहे हैं। ठीक, तो नर में जो होता है उसका नाम जो है अंतिम 23वां जोड़ा का 22 जोड़ा दोनों का समान होता है। अंतिम में जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा पुरुष का जो होगा वो क्या होगा? पुरुष का जो होगा XY होगा। उसका नाम दिया गया है, कौन सी नाम दिया गया है? XY दिया गया है। और महिला में जो 23वां जोड़ा है उसका नाम क्या है? XX है। याद रखना, क्या नाम है उसका? XX नाम है। क्या है XX? ये एक क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम। किसका क्रोमोसोम है? किसका क्रोमोसोम है? तो मनुष्य XX है तो महिला का क्रोमोसोम है। कौन सा जोड़ा है ये? प्रश्न यदि उठेगा तो कौन सा जोड़ा है? 23वां जोड़ा है। कौन सा जोड़ा है? 23वां जोड़ा। अब बता, पुरुष का X है, अब महिला से मिल गया। पुरुष का X महिला से मिल गया तो बच्चे का जन्म क्या होगा? बच्चे का जन्म क्या होगा? महिला। बिल्कुल वो फीमेल वर्जन का होगा, वो लड़की पैदा लेगी। तो पुरुष का X लिया और महिला में तो XX हो करता है, तो हो गया वो बच्चा। कौन सी हो गया? वो बच्चे कौन सी हो गए? वो लड़की पैदा हो गई। यदि तुम्हारा वय है और फिर और उससे संयोग करता है, किससे? महिला से। महिला में तो X है, वय हुआ X हुआ, तो YX फिर बच्चा का हो गया, बेटा हो गया। बड़ा खुशी होगी, बर्थडे मनाएगा। क्या करेगा? बर्थडे मनाएगा, पूरा भोज भात करेगा, गांव में ढिढोरा पीट देगा पूरा ना। क्या धारणा है अभी भी इस दौर में, जब हम बात कर रहे हैं 2024-25 में, 23-24 में, अभी भी लोगों का ऐसा धारणा। हालांकि ग्रामीण समाज में है, कहीं कहीं समस्या फंसता है। चलिए ठीक, कम से कम आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात पकड़ में आ गया। अब किसी को समस्या है? नहीं समस्या है? हाँ, चलो चलो तो खड़ा, तब ना हम पूछेंगे, तब ना खड़े हो जाओ, ऐसे ना खड़े हो। बताओ, पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम होता है? कितना जोड़ा होता है? पहले ही बताओ, कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। मतलब कितना? 23 जोड़ा मतलब कितना? 23 जोड़ा मतलब कितना है? देखो, 23 जोड़ा मतलब कितना? 23 दूनी कितना होता है? जोड़ा मतलब 23 दूनी 46। 23 दूनी 46। कौन सा जोड़ा समान होता है? कितना जोड़ा समान होता है? बोलो, कितना जोड़ा समान होता है? कितना जोड़ा दोनों में समान ही होगा? गुण सूत्र कितना जोड़ा? जोड़ा खाली पूछ रहे हैं, कितना जोड़ा समान होगा? 22 जोड़ा समान होगा। अरे अलग अलग दोनों का कैलकुलेशन मत करो, ये मत सोचो 22 इधर है फिर 22 उधर, ये ऐसा मत सोचो। दोनों में 23 जोड़ा होगा। एक तरफ तुम अपने आप को जज करो कि तुम मान के चलो पुरुष है तो तुम्हारे में कितना क्रोमोसोम होगा? 23 जोड़ा। समान क्या होगा? समान मतलब महिला पुरुष दोनों का बात कर रहे हैं, तब ना समान कह रहे हैं हम। समान कितना होगा? 22 जोड़ा। पुरुष का कौन सा होगा? 23वां जोड़ा कौन सा होगा जो अलग अलग होगा? तो पुरुष का 23वां जोड़ा कौन सा होगा? पुरुष का 23वां जोड़ा कौन सा होगा? XY होगा। कौन सा होगा? और महिला का 23वां जोड़ा कौन सा होगा? XX। तुम्हारा यदि X, तुम्हारा यदि पुरुष का X मिलेगा महिला से, तो कौन सी जन्म लेगा? लड़की जन्म लेगा। और पुरुष का Y यदि Y भाग लेगा महिला के तो लड़का होगा। बात पकड़ में आ गया? वाह वाह। देखो थोड़ा सा समझ लें, जब हम पढ़ा रहे होते तो थोड़ा सा फोकस करो, नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होता है दिक्कत, हार्ड थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, आसान नहीं है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक बुझाएगा शुरू में, लेकिन एक बार पकड़ लेगा तो दिमाग से नहीं घुसेगा, क्योंकि मैं इतनी बार तुमको रिवीजन करा दूंगा, इतनी बार बता दूंगा कि तुमको तकलीफ होने वाला है नहीं। जीवन में भूलने वाला बातें छोड़ो, एक बार भूल भी जाएगा तो एक बार देख लेगा ना खाली, तो सब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा। देख लिया ना? तब कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।